आज की आवाज में आप सभी का स्वागत है। हम भारतवासी ऐसे होते हैं जो अपने देश को भी भारत माता कहते हैं, गाय को गौ माता कहते हैं और पैसे को लक्ष्मी माता कहते हैं, जहां पर काफी सारी देवियों की पूजा होती है। लेकिन महिलाओं का सम्मान कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको कुछ शब्द सुनाना चाहूंगी जो महिलाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। सेक्सी, बॉम्ब, आइटम, पटाखा, रावस, फुलझड़ी, माल, छावी, सीटियां बजाना, टवका, डाव, आर्ची एक नया निकला है, एक नंबर, ढासू और ऐसे कितने सारे शब्द हैं। इस तरह से महिलाओं का सम्मान हमारे देश में होता है। शुरुआत होती है उसे घूर घूर के देखने से, फिर कमेंट्स पास करने से, हिम्मत जब बढ़ जाती है तो उसे छूने से और अंत में रेप तक। तो ऐसी कितनी सारी केसेस हमारे देश में होती है। तो इसके अगेंस्ट हमारे लॉज कैसे हैं, कितने स्ट्रांग है, क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरह से होता है, कितनी केसेस रजिस्टर होती है, ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। लेकिन मेन मुद्दे पे आना चाहूंगी। कल केरला में आईपीएस ऑफिसर ऋषिराज सिंह, इन्होंने अपने वक्तव्य में जब वो स्टूडेंट्स लोगों से बात कर रहे थे तब कहा कि अगर कोई लड़का 14 सेकंड से ज्यादा देर तक आपको घूर रहा हो तो उसके ऊपर आप हैरेसमेंट की केस दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इस बात से काफी लोग नाराज हुए, काफी लोगों ने कहा कि ये सही नहीं है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है केरला के, उन्होंने भी कहा है कि ये झूठी बात है, ऐसा कोई लॉ नहीं होता। काफी सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया है। तो यही आज का हमारा मुद्दा है, क्या 14 सेकंड तक घूरे जाने के बाद केस दर्ज होता है? क्या ऐसा कोई लॉ है? अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट है, एडवोकेट रोहिणी वाघ जी है, जो कि मुंबई हाई कोर्ट में काम करती है, प्रैक्टिस करी है, वहां पर करीब 23 वर्षों से वो लॉयरशिप करी है, क्रिमिनल लॉयर है। उसके बाद हमारे साथ आज है कविता मोरवनकर जी, जो कि एक पोएट है, ऑथर है, एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट है और उनकी कई सारी कविताएं भी इसी विषय को लेकर होती है। इसी के साथ हमारे साथ आज उपस्थित है नयना भगत जी, जो कि सनातन संस्था की प्रवक्ता है। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा एडवोकेट वाघ मैडम से है कि क्या क्या लॉज है हमारे देश में इस वक्त, एग्जिस्टिंग जो लॉज है वो कितने स्ट्रांग है और कौन कौन से है? देखिए, आप जो ईवी टीजिंग की बात कर रहे हैं, ईवी टीजिंग के लिए ऐसा कोई स्पेशल लॉ नहीं है। बट जो भी चीज़ें होती है समाज में, जैसे आपने कहा कि लड़कियों को रेप तक, उनको टीज करने से रेप तक, वो सब इंडियन पिनल कोड में ऑलरेडी है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई किसी लड़की को ऐसे नज़रिए से देख रहा है कि उसको अपनी मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, उसको इंसल्टिंग लगे, वहाँ से लेके, जैसे हम देख रहे हैं इंडियन पिनल कोड में 354 सेक्शंस है और अभी उसमें काफ़ी एडिशंस भी की गई है। जैसे कोई लड़कियों के पीछे जाना, हमेशा उसका पीछा करना या उसे हमेशा फ़ोन करना या ईमेल करना, तो उसे बोलते स्टॉकिंग, वो भी गुनाह है। या कोई लड़की को वो अपने प्राइवेट एक्ट कुछ कर रही है, जिसे उसे दिखाना नहीं किसी को, वो अपना व्यक्तिगत कुछ कर रही है, जैसे वो लैट्रिन में भी हो सकती है, वो कपड़े बदल सकती है, जो चाहती है कि कोई नहीं देखे। लेकिन ऐसा जो एक्ट होता है उसका, अगर कोई उसके फ़ोटोज़ निकालता है या वीडियो निकालता है, जैसे आपने देखा होगा बीच में काफ़ी जगह ये होता था कि जहाँ जैसे मॉल है या कपड़े खरीदने जाते हैं, कोई उनके फोटोज या वीडियो निकाल के वो इंटरनेट पे जाते हैं और सब लोग देखते हैं, ये भी एक गुनाह है। तो आईपीसी में वो भी है। फिर ये भी चीज़ है कि जैसे कोई लड़की को आप अनवांटेड टच करो और आपका इंटेंशन ऐसा हो कि उसको लज्जा लगे, उसके स्त्रीत्व की लज्जा लगे, और ऐसे हिसाब से आप उससे कुछ बात करते हो या उसको टच करते हो, तो वो भी है 354 में। और आप देखोगे ABCD जो एडिशनल जो अमेंडमेंट्स में आई है, पूरा कवर किया गया है ये सेक्शन। फिर ये कि कोई लड़की को, जो आप स्टेयरिंग का हम बोल रहे थे, कोई लड़की को कोई देखता है, अगर देखने के लिए उसका इंटेंशन है कि उसे शर्म आए और उससे उसकी मॉडेस्टी का, उसको एज अ वुमन उसे खराब लगे, ऐसा स्टेयरिंग या कोई जेस्चर, भाई उसको देख के कोई एक्शन कर रहा है या कोई वर्ड्स बोल रहा है, कोई गलत चीज, जैसे आपने बहुत सारे वर्ड्स बताए थे कि ऐसे बोले जाते हैं जिससे उसे बुरा लगे, उसका अपमान हो जाए, वो भी 509 जो है आईपीसी सेक्शन 509 में वो भी है। आप देखोगे कि इसका मतलब काफी सारे स्ट्रॉन्ग लॉज है हमारे पास। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे लॉज स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास लॉज नहीं है अच्छे, इसलिए लोग इस तरह से गुनाह करते जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसे नहीं है, लॉ तो है, लॉ सब है, खाली लॉ करने से लेकिन उसका फायदा होता ही नहीं है। कविता जी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं
कि जो ये बात कही गई है घूरने वाली, क्या लगता है लड़कियों को क्या फील होता है जब उनको घूरा जाता है? मतलब 14 सेकंड तो खाली बोला गया है, लोग तो आधे आधे घंटे तक भी घूरते रहते हैं, ऐसी भी कई केसेस होती है, यानी उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद नोटिस में आ जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो बुरी नजर से घूर रहा है। क्या फील होता है एक लड़की को जब इस तरह से घूरा जाता है? क्या 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 मानना है आपका? क्या आपके पास लोगों के कोई राय आपको पता है इस बारे में? क्या होता है, अगर कोई आपको उस नजरिए से देख रहा है हो तो हमें पता चलता है, हम लड़कियां जो है ना वो नजर देख सकते हैं कि उनकी पुरुषों की नजर कैसी है, वो देख के हमें पता चलता है कि वो अच्छी नजर से देख रहा है, बुरी नजर से देख रहा है, कि उसका अलग नजरिया है। एक बार मेरे साथ क्लियर होता है। मेरे साथ ऐसे एक घटना घटी थी। मैं जब स्कूल में जा रही थी, मेरे साथ एक टीचर थी और जाते वक्त एक आदमी हमारे सामने से आ गया, उसने मुझे आंख मारी, तो आंख मार के मुझे बहुत तकलीफ हो गई देख कर। अरे और ड्रिंक पिया हुआ था, मैंने उसको देखते ही उसके कान उसको लगा दी, थप्पड़ लगा दी, और मैंने जो रिएक्ट किया ना उसी तरफ से मेरे जो टीचर है उसने भी रिएक्ट किया, हम दोनों ने भी उसको फिर से थप्पड़ मार दी। ये रिएक्शन के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार ऐसा नहीं होता कि हम, अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जब बड़ा होता है, अच्छा होता है, तो उसके बाद हम भी दो कान पे बजा देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन उस बात का ईगो रखकर, उस बात से गुस्सा होकर बाद में बदला भी लिया जाता है, जिसका नतीजा है कई सारे एसिड अटैक्स भी होते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे वक्त जब कॉन्फिडेंस दिखाकर सामने वाले को अगर हमने दो जड़ दिए तो उसका असर क्या हर बार वो आदमी शांत हो जाता है या बाद में आकर बदला भी ले सकता है? नहीं, उसके दो तरीके से रिएक्ट हो सकते हैं वो आदमी। एक तो वो दोबारा कोशिश करेगा सामने आने की, और नहीं तो वो शर्म से झुक कर चला जाएगा। ऐसे दो इंस्टेंस हो सकते हैं। कई बार रिटर्न जब घूर दे तब भी शांत हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। अरे पब्लिक देख रहा है हमें और मेरे कान पे उसने थप्पड़ मार दिए हैं, ये उसको जो फील होता है ना वो इंस्टेंटली हो गया ना, तो मुझे लगता है कि कुछ पुरुष है ना जो शांत हो सकते हैं, लेकिन हम रिएक्ट ही नहीं हुए और उनको उसी तरह करने को अगर हमने प्रोत्साहन दिया ना तो बढ़ता ही जाएगा। हमें वहाँ ये बात रही पब्लिक प्लेस की। जी कविता जी, ये बात रही पब्लिक प्लेस की, जहाँ पर और भी काफी सारे लोग हैं कि रिटर्न वो पुरुष उस स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन अगर सुनसान गली है, वो अकेली वहां से जा रही है और कुछ लड़के खड़े हैं और वो उसको देख रहे हैं, घूर रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, और इस वक्त अगर जाकर उसने थप्पड़ लगा दिया और साथ में लड़का एक नहीं दो तीन हो, उस वक्त क्या असर होगा इस बात का? हाँ, उस वक्त बहुत बुरा असर हो सकता है, लेकिन तभी लड़कियों को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर उसका कॉन्फिडेंस लूज होता दिखाई दिया लड़कों को तो वो उस पर अलग तरीके से अटैक कर सकते हैं, ये हमें पता है। तो केवल घूरने पर एक्शन लिया जा सकता है लड़कियों की तरफ से? जो अगर कोई बहुत बुरी तरह से घूर है, जैसे आपने अभी बताया कि हमें फील होता है, हमें पता चल जाता है कि बुरी नजर से घूर रहा है, तो क्या उस वक्त एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि अभी आपने ही बताया कि आधे आधे घंटे तक वो देखते रहते हैं, और ऐसे होता है ना कि अगर एक अच्छी बात है, अच्छी लड़की दिखाई दे रही है तो वो इंस्टेंटली हो जाता है हमसे। अगर मैं लड़की हूँ तो मैं भी उस लड़की को उस नजरिया से नहीं देखूंगी, लेकिन देखती रहूंगी। अरे जो सौंदर्य है उसकी परिभाषा अलग होती है, लेकिन देखने वाले की नजर कैसे है ये हमें पता चलता है। वाक मैडम, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या 14 सेकंड पर घूरने के बाद केस दर्ज होता है, ऐसा कोई लॉ सच में है, या अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, इंडियन पिनल कोड में सब सेक्शंस हैं जो महिलाओं की रक्षा करने के लिए है, उनके बचाव के लिए। अभी आपने कहा स्टेयरिंग करने के लिए हम काउंटडाउन तो नहीं लगा सकते कि भाई 10 सेकंड हो गए, अभी 14 हो गए तो अभी ये गुना हो गया, ये नहीं होता है, क्योंकि जो देखने वाले का क्या इंटेंशन है वो भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, इंटेंशन, जैसे उन्होंने बताया था कविता जी ने कि इंटेंशन पता चल जाता है, लड़कियों में वो क्वालिटी होती है कि वो इंटेंशन पता कर सकती है। नैना जी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं इस बारे में, आपको क्या लगता है, क्या इंटेंशन पता चल जाता है, और अगर पता चल जाता है तो क्या महिलाओं ने उसके अगेंस्ट उस वक्त कोई एक्शन लेना चाहिए, और क्या ऐसा कोई केस दर्ज करने का सिस्टम भी होना चाहिए? सबसे पहले मैं इसे ये करना चाहूँगी कि जो आईपीएस ऑफिसर है
तो जिस इसमें से उन्होंने ये वक्तव्य किया है, तो उसकी मैं सराहना करना चाहूँगी कि महिलाओं की मन की जो भावना है, तो वो उन्होंने ओपनली वहाँ पे आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए, जो लड़कियाँ वहाँ पे स्टूडेंट बैठी थी, तो वो आत्मविश्वास की भावना जगाने के लिए इन्होंने ये वक्तव्य किया है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो 14 सेकंड के बाद, मतलब वो जो काउंटडाउन जो आपने बताया कि 14 सेकंड होने पर वो अगर घूरता है या ऐसे नज़र से देखता है, तो हम उसको कुछ एक्ट, मतलब गुनाह उसके ऊपर ये हो सकता है क्या। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसका दो पहलू है जी। तो उसका जो वो जो देख रहा है, उसके नज़र का जिस तरह से देख रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है, ये महिलाओं को पता चलता है। तो उसका उद्देश्य अगर वो हिसाब से है तो ज़रूर ये होना चाहिए। लेकिन उसका उद्देश्य अगर वैसे नहीं है, तो आईपीएस जैसे जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ये वक्तव्य किया है, तो इसकी बात जो है वो गंभीर है, क्योंकि उसका गैर उपयोग भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मुझे मतलब ऐसे लगता ये है जरूरी नहीं है कि इसका पॉजिटिव ही निकले, हाँ, उसका निगेटिव भी निकल सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इस भारत माता, जैसे आपने बताया कि इस देश में हम रह रहे हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आईपीएस ऑफिसर हो या जो भी फील्ड में अपने अपने सर पे काम कर रहे हैं, तो एक जिम्मेदार वक्तव्य करना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसके ऊपर जैसे कोई एक ठोस, मतलब ऐसे लगता है कि ये जो हो रहा है समाज में, ये बहुत भयानक है। और जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, ये बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि हमारे भारत देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन इस स्वतंत्रता के बेस पर जब नारी, महिला पुरुषों के समान अगर वो कुछ अपना करियर करती है, बड़े बड़े इसमें ओहदे में वो सक्षम है। जी, यहाँ पर और एक ब्रेक का वक्त होता है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन इसकी जड़ तक हम जाएंगे कि ये केसेस होती क्यों है, क्या मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी शुरू कहाँ से हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई ऐसी एक मेंटेलिटी की, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लेते हैं छोटा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आज की आवाज, जहां पर विषय हमारा शुरू है कि भारत में ईव टीजिंग के केसेस भी काफी सारे हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट किस तरह से कौन से लॉस है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। लेकिन एक आंकड़ा बताना चाहूंगी, 2015 का ये आंकड़ा है दिल्ली का, जहां पर उस हिसाब से देखा गया है कि एवरेज 6 रेप और 15 मोलेस्टेशन हर दिन होते हैं। ये रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, इससे कई ज्यादा और भी होते होंगे। जहां पर एक साल की अगर बात करें तो 2095 रेप्स हुए हैं, 5192 मोलेस्टेशन की केसेस है और 1444 ईव टीजिंग की केसेस है। दिसंबर में ये रिपोर्ट आया था 2015 का, ये एक साल का था जो रजिस्टर्ड केसेस का है। और ये दिल्ली का है, जिसको हम हमारा सिर्फ कंट्री का कैपिटल नहीं तो रेप कैपिटल भी कहा जाता है आजकल। तो अगर दिल्ली का ये रिकॉर्ड है तो बाकी जगह का इससे कम होगा ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन ये एक्चुअल आंकड़े नहीं होते, इससे कई ज्यादा होते हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। मैडम, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, वाघ मैडम, क्या लगता है आपको कितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और कितने एक्चुअली केसेस होते हैं? देखिए, जो रजिस्टर होते हैं वो केसेस से कई ज्यादा हुए होते हैं, लेकिन कई बार देखा कितना जाता परसेंट रजिस्टर हो जाते हैं उसमें से? नहीं, ये तो नहीं बता सकते क्योंकि हर स्टेट की ये अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की या मुंबई की बात करें, अब महाराष्ट्र की करें तो दिल्ली के कंपैरिजन में महाराष्ट्र में बहुत कम है जी। इवन ईव टीजिंग में पहले ये बताना चाहती हूँ कि ईव टीजिंग ये शब्द हमारे कायदे में कहीं भी नहीं है जी। ईव टीजिंग, उसके लिए हम यूज करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। बिल्कुल। और फिर उसके आगे का जो स्टेप होता है, फिर असॉल्ट तक आता है, सेक्सुअल असॉल्ट, फिर उसका बढ़ते बढ़ते अटेम्प्ट टू रेप और फिर रेप तक, ऐसे वो सब आईपीसी में दिया गया है। लेकिन ये जो केसेस होती है ईव टीजिंग की, उससे ज़्यादा रेप के केसेस हम देखेंगे तो एक कुछ पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर कम्युनिटी में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ ज़्यादा हो रहे, वहाँ क्यों नहीं हो रहे। लेकिन हमारे यहाँ मुझे लगता है हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि क्यों करते हैं। जो क्रिमिनल साइकोलॉजी हम बोलते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है।
क्योंकि इतने बड़े बड़े केसेस हो गए, लेकिन उन्होंने क्या सोच के ये किया था, या उसके लिए हमें ये युवकों में क्या बदलाव लाना चाहिए, उनके विचारों में है, हम कुछ नहीं कर रहे जी। कविता जी, आपका क्या मानना है इसी विषय पर? कितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और एक्चुअल कितने होते हैं? क्या लगता है कितना बड़ा अंतर होगा इन दोनों आंकड़ों में? आपने जो आंकड़े बताए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कुछ ही आंकड़े होंगे, लेकिन हर बार हर दिन कुछ ना कहीं ये सब होता ही रहता है। बड़ी सोसाइटी में होगा, कहाँ पे ये ओपन नहीं होते हैं केसेस। ऐसे मेरे सुनने में एक घटना ही है कि एक टेरेस पे एक वॉचमैन ने एक लड़की को ले जाके उस पर अत्याचार करने की कोशिश की, लेकिन उसके पेरेंट्स को बताया, वो वहाँ गए और उन्होंने देखा और उसको रोकने की कोशिश की, उसको पुलिस स्टेशन में लेके गए, लेकिन पुलिस स्टेशन जाके पुलिस जो है उनको कहते हैं कि ये केस आप दर्ज मत कीजिए। वैसे रेप की बात है तो केस दर्ज हो भी जाती है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट या फिर हरासमेंट, ईव टीजिंग जिसको हम कह रहे हैं, जो खाली छेड़छाड़ या खाली घूरना है या खाली कुछ कमेंट्स पास करना है, इसकी कोई केसेस रजिस्टर्ड होती है? नहीं नहीं, बहुत बार नहीं होती है, बहुत से जगह ये नहीं होती है। अभी हमारे स्कूल में भी कई बच्चे हैं, हमसे बताते हैं कि टीचर उसने मुझे ऐसे छेड़ा, मुझे ऐसे बोला, तो वो ओपन नहीं होती है। यानी टीचर को बताता है, कभी कभी पेरेंट्स को बताता है, लेकिन पुलिस तक नहीं पहुंचती बात। नहीं पहुंचती नहीं है। जी नैना जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ये ओपनली जब बताते नहीं है कि उनके साथ कोई हैरेसमेंट हुआ है या कोई छेड़छाड़ हुई है, ये नहीं बताने के पीछे का कारण क्या कल्चर से रिलेटेड नहीं है कि हमारी लड़की का नाम खराब हो जाएगा, खानदान की नाक कट जाएगी, इस तरह से जो कल्चर बाउंडेड जो चीजें कुछ कही जाती है, क्या वो भी एक रीजन नहीं है कि ये चीजें खुल के बाहर नहीं आती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि कल्चर के बारे में अगर आप बोल रही है तो हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है। हमारा इतिहास अगर आप देखेंगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई होळकर जी है, और हिंदवी स्वराज संस्थापक जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनको पूरी तरह से तैयार करने वाली जिजाऊ है। तो ये सारी हमारी ऐतिहासिक जो धरोहर है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लड़कियां हैं, तो अभी जो ये है, जैसे आपने अभी जो आंकड़े पूछे तो उस पर भी थोड़ा मैं आपको ये करके फिर मेरा आगे का मैं बताना चाहूँगी कि 2001 में, शायद मैडम भी उसमें ये करेंगी, कि 2001 में जो अलग अलग केस हुए, जैसे रेप है, किडनैपिंग है, डाउरी है और क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, ऐसे अलग अलग ये है। तो 2001 में उसका जो रेशो था वो 1,43,000, और आज की समय में मतलब 2014 तक के आंकड़े हैं, तो इसमें 3,37,000 तक बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बातें हैं, तो ये बात किस मकान तक आ गई है। तो ये जो आपने जो बात बोला, तो इसमें कल्चर, इसमें कल्चर, एक मिनट मैं थोड़ा कंप्लीट करती हूँ। जो कल्चर है, तो कल्चर इसमें कोई भी ये नहीं है। अगर आप कल्चर को दोष दे रही है तो मैं आपका उसमें ये आपको करेक्ट करती हूँ कि इतनी सारी ऐतिहासिक धरोहर हमारे पास है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो अभी आपने बताया कि नारी को अबला बनाया जा रहा है, तो ये अबला जो बनाया जा रहा है, अबला जो बनाया जा रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है। नैना जी सुन लीजिए, ये जो कल्चर और संस्कृति के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जो जिसे मैं ब्लेम करना चाहूंगी सीधे सीधे हिंदू संस्कृति में, जो माइथोलॉजी में जो हमको पढ़ाया जाता है, हर माँ समझती है कि मेरा बेटा कान्हा है, हर लड़का समझता है कि मैं कृष्णा हूँ। तो जब वो खुद को कृष्णा समझ रहा है तो बाकी सबको वो गोपिया नहीं समझेगा, और गोपिया समझेगा तो उनको छेड़ेगा नहीं। ये तो संस्कार संस्कृति सिखाई रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं बोलना चाहेंगे इस पे? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला है कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो हमें पढ़ाती है। हमें रामायण महाभारत के जो दाखले दिए जाते हैं ना, उसी से ये सब हो जाता है कि हमारे मन में वही बैठ जाता है कि अरे हमें उसी तरह से बिहेवियर करना चाहिए, हमें दुशासन जैसा बनना चाहिए। तो द्रौपदी का जो वस्त्रहरण का प्रसंग है वो हमारे दिमाग में इतना घुला हुआ है कि हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और वो बाहर जाकर वही घटनाएं हमें दिखाई दे रही है। द्रौपदी चीरहरण के ऊपर से पूछना चाहूंगी, जब कृष्णा आकर साड़ी दे सकता है तो जो असॉल्ट कर रहे हैं उनको क्यों नहीं रोक सकता अपनी देवी शक्ति से? और आज ऐसे कितने कृष्ण हैं जो द्रौपदी के चीरहरण को रोक रहे हैं? कितने लड़कों ने जिम्मेदारी ली है अब किसी बहन को, या बहन समझते भी है या नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल है। नैना जी, आप कुछ कहना चाहेगी इस बारे में?
मैं कहना चाहूंगी कि आपने जो दृष्टिक्षेप डाला है ना कि द्रौपदी का जो वस्त्रहरण वहाँ पे हुआ, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप एक नारी है तो आप ये उदाहरण क्यों नहीं देती कि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक जहाँ पे 5 जो मुगल साम्राज्य थे उनका संहार करने वाले छत्रपति शिवबा को तैयार करने वाली एक नारी है। जी बिल्कुल। और उन्होंने जब उन्होंने तैयार किया तो उन्होंने क्या कहा कि श्री कृष्ण जी की जो नीति है, जो राजनीति है, जो श्री राम की नीति है, वो उन्होंने वहां पे बताई किस तरह से श्री कृष्ण जी ने हमने अभी कंस बात का की संहार थी। किया, जी, ये अभी उन्होंने बता के उनको डेवलप किया है। तो मुझे ऐसे ऐसे अभी बात की हमने कि मुझे वो ऐसे गोल लगता है कि शासन का उसी सवाल तरह ही नहीं से है यहाँ पे, जी, यहाँ नारी उसी के तरह से सम्मान का हम सवाल क्या है। अपने बच्चों को देते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज के समय में अगर हम देखेंगे तो हमारी जो महिला है, मैं क्षमा चाहती हूँ, महिलाओं को सतर्क करने के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आज जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिस तरह से असुर प्रवृत्तियां एक पुरुषों में जाग रही हैं, तो उस असुरों का वृत्ति की बात कर रही हूँ। नैना जी, असुर का अर्थ है जो मैं वृत्ति की बात कर रही हूँ, जो वृत्ति जो वृत्ति पनप रही है। लेट मी कंप्लीट। असुर यानी जो वृत्ति है, जिस वृत्ति का महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है, उस वृत्ति को नामोहरण करने के लिए आज हर एक घर में जिजाऊ माँ का जन्म होना बहुत ही जरूरी है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस पे जो शिक्षिका है हमारी वो इसमें सहमति जरूर दर्शाए। नहीं, आपके बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि असुर वृत्ति, हम रावण को भी असुर कहते हैं, लेकिन उसका आदर्श हमें लेना चाहिए। ये आदर्श है कि एक नारी को उन्होंने भगा कर लाया, लेकिन उसको टच नहीं किया था। क्यों नहीं टच किया? क्यों नहीं टच किया, ये भी सिखाना चाहिए। हाँ, इसीलिए क्यों नहीं टच किया? क्योंकि वो नारी का सम्मान करता था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो रावण ही है, वो रावण ही है। इसके लिए उसका वध करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। और सबसे राम के बारे में हम बताना चाहेंगे जो सीता मैया को जिन्होंने छोड़ दिया बुरी तरह से। हम ब्रेक लेते हैं, गलत संदेश समझ में जा रहा है, ब्रेक तो मैं नहीं गलत ब्रेक के बाद जा रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसी विषय को इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, यही सब्जेक्ट्स आगे भी रहेंगे, देखते रहिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। आज की आवाज में फिर एक बार स्वागत है। विषय बड़ा गंभीर और बड़ा ही गर्मा गर्म यहाँ पर चल रहा है कि राम, जिनको प्रभु श्री राम, जिनके जो महान राजा थे यहाँ के, जो माइथोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम ये भी सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ दिया था, उस पर कैरेक्टरलेस होने के बड़े बड़े उनके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई थी। तो अगर राम जब थे तभी ये सब लॉज होते, तो वाघ मैडम बताइए उनके ऊपर कितने केसेस दर्ज हो जाती? हमारे माइथोलॉजी में हम आदर करते हैं प्रभु रामचंद्र का, और उनके कुछ बातें जो अच्छी है वो लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी पता नहीं मैडम को गुस्सा भी आ सकता है। क्योंकि प्रभु रामचंद्र अगर सच्चा, ऐसे ये ज़माने में आप सोचो कोई हस्बैंड अपनी पत्नी पे अगर लांछन लगाता है, जैसे आपने कैरेक्टरलेस यूज़ किया वर्ड, और उसको बिना गलती से अगर उसे उसका टॉर्चर समझा जाता है, उसे मेंटल हरासमेंट की जाती है। और हमारे पास एक कौटुंबिक कलह कायदा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जहाँ अगर आज की तारीख में ऐसा कोई कुछ करता है तो उसमें केस बनती है। लेकिन ये मुझे लगता है चंबुक वध केस में एट्रोसिटी केस भी आ जाता। लेकिन हम आज का हम मुझे लगता है हम टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र की अच्छी बातें फिर बतानी पड़ेगी कि बहुत अच्छे थे, माँ बाप की सेवा की है, भाइयों उनका वो ब्रदरहुड एंड ऑल दैट। लेकिन हम नारी के सम्मान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन तो मुझे लगता है कि और जो मैडम बोल रही थी कि जिजाऊ जैसे शिवाजी महाराज को बनाया उनकी मम्मी ने, तो मुझे लगता है कि ये सब हर स्त्री का भी कर्तव्य है। जब भी एक महिला बोलती है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे रेप हो रहा है, बड़े जो बच्चा, हम ये बात भूल जाते हैं कि जो बच्चे लड़के वो हम ही पैदा करते हैं, लड़कों को पैदा महिला ही करती है। तो ये संस्कारों की बात होती है कि भाई आप आपके लड़के को सिखाओ कि भाई हर नारी का आदर करे, और आप बेटियों को भी सिखाओ कि वो भी ताकतवर बने। लेकिन बेटियां इतनी भी ताकतवर नहीं बने कि किसी पे झूठा इल्जाम लगाए या किसी मर्दों पे एट्रोसिटी करे। हम देखते हैं कितने सारे एक्ट, लेकिन वो मिनिमम है, मिनिमम है, बट होते हैं।
तो बेटी को सिखाओ ताकतवर बने, लेकिन किसी पे इल्जाम ना लेके आए, और बेटों को सिखाए कि हर नारी का रिस्पेक्ट करें। तो ये बातें समाज में बैलेंस ला सकती है। तो ये हमारे ऊपर है, हमारे बच्चों को अच्छी सीख देना। नैना जी, फिर एक बार आपके पास आना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी, जो आप कह रही थी कि जिस तरह से कल्चर जो है, जो हिंदू माइथोलॉजी जो बता रही है, क्या वो भेदभाव नहीं कर रही है? क्या वो इस तरह का कल्चर डेवलप नहीं कर रही है जहाँ पर लड़कियों को हमेशा निचला दर्जा, दूजा सेकेंडरी स्टेटस ही हमेशा मिला है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसमें से आपको सहमति नहीं दूंगी, कदापि नहीं दूंगी, क्योंकि हमारा जो वेद से आप लीजिए, हमारा जो वेद है, तो वेद में गार्गी, मैत्री, जो महिलाएं थी, तो वो जो है तो वो वेद पारंगत थी। और अगर सीता माता का आपने उदाहरण यहाँ पे लिया, तो उस वक्त भी जो ये थी, उनको अपना पति, अपना वर चुनने का पूरा अधिकार था, और इस तरह से उनकी रचना की गई थी, इस तरह से वो वेद पारंगत थी, वो वीरांगना थी, वो रणरागिणी थी। जिस तरह से अगर रानी पद्मिनी बाई का अगर आप उल्लेख लेंगी, तो उन्होंने जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसको पाने के लिए जब उसका वहाँ पे चढ़ाई की, तो उन्होंने आत्मरक्षण के लिए, आत्मसम्मान के लिए वहाँ पे जोहार भी किया। आपने जो तो नाम ये जो कल्चर है, जी, एक मिनट आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, कि ये जो इतिहास है, ये इतिहास आज हमारे बच्चों को सिखाने की जरूरत है, ना कि मैकॉलो शिक्षण पद्धति। जो मैकॉलो शिक्षण पद्धति है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मशीन तैयार कर किए जाते हैं। तो मुझे ऐसे एक आध्यात्मिक संस्था के अनुरूप में एक प्रतिनिधि यहाँ पे आई हूँ, तो मेरा ये मानना है कि धर्म और नीति ये अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए, और अपनी लड़कियों को सिखानी चाहिए, ताकि आपने जो नाम लिए उनमें जो ये है, मतलब शिक्षित तो वो हो रही है, लेकिन जो मनोबल उसका, आपने जो बोला मनोबल उसका जो ये हो रहा है, तो उनके मनगढ़ में और मन में उसका ये होना चाहिए। जो नाम आपने लिए है, गार्गी हो, मैत्री हो, वो लोग भी उस वक्त प्रवाह के विरुद्ध ही थे। वो लोग खुद एक रिवोल्यूशनरी थे। और वेदों की जहाँ बात कर रहे हैं, ऋग्वेद की मैं बात पढ़ाई की है, आपने वेद लिए का, आपको पता है उपनिषद में कितने, पूरा वेद मैंने नहीं भी पढ़ा हो, आपको पता है? एक चीज बोलना चाहूंगी, ऋग्वेद में से ढोल, पशु, शूद्र और नारी सब है ताड़न के अधिकारी। इसका क्या अर्थ? वेद पढ़ने से आज यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी यही कहा गया है। मैं आपको अध्याय सहित मैं आपको इसका आंसर बताइए, आपको दिखाना चाहती हूँ कि यजुर्वेद ऋग्वेद में कहा गया है कि नारी तू क्षत्राणी है, तू रणरागिणी है, और तू सब पे, मतलब सब इसमें उसमें राज करने के अधिकारी है। ये ऋग्वेद और यजुर्वेद में किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये समाज में विशेषता, ये मैंने जो सवाल किया था इसका जवाब नहीं है। नैना जी, प्रश्न मैं फिर एक बार कर रही हूँ। ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, ये जो वेदों में कहा गया है। इसका क्या मतलब है? मनुस्मृति भी मुझे लगता है जो ब्रिटिशों ने, जो सही ऋषि ने जो मनुस्मृति लिखी है, उसमें बदल करके ब्रिटिश एक इसमें जो परिवर्तित उसने किया है, जो अनुवाद किया है, तो वो अनुवाद यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों को मिसगाइड ना करे, महिलाओं को बच्चों को हमारे मिसगाइड ना करे, हमारे समाज को मिसगाइड ना करे। ये क्षत्राणी का देश है, और मुझे लगता है कि ये गुण उसमें पनपने देना चाहिए, और धर्म शिक्षण के अभाव के कारण ही ये सब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। नहीं, आपने अभी गार्गी, मैत्री, वो सब जो पुरातन स्त्रियां हैं उनके बारे में बताया है, लेकिन वही प्रक्रिया, वो जो पढ़ाई कर रही थी, उनको पढ़ने का मौका मिला था, वो प्रोसीजर आगे क्यों नहीं चली? उसमें बीच में क्यों रुकावट आ गई? और ऐसा वक्त आ गया कि बच्चों को, अपनी लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे क्यों? ऐसा वक्त तो क्यों नहीं? भारतीय कल्चर का है, तो आप बता सकती है। हाँ, वो जो काल है जब भी हमारे ऊपर मुगलों की सत्ता आई, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी भारतीय मुगलों की जब सत्ता आई, उसके बाद ब्रिटिशों ने राज किया, ब्रिटिशों ने राज करने के बाद मैं शायद मैडम से गार्गी के बारे में वापस बात करना चाहूंगी। अच्छी तरह पढ़ाई कर रही थी तो सभी लड़कियों को पढ़ाई ब्रिटिशों का राज करने के बाद में ये जो सब गैप है, वो गैप बढ़ी। ये तो आपको लगता है उसका सम्मान नहीं होता स्त्री? और दूसरी बात मैं मैडम से बोलना चाहूंगी कि जो हमारा एक्ट वहाँ पे आर्म एक्ट 1860 में जो ब्रिटिशों ने बनाया, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो 1860 में एक्ट बनाया गया, तो वो हमारी महिलाओं को और हमारे जो युवक है उनको नपुंसक करने के लिए ब्रिटिशों ने किया।
आप सहमत होती है? जो आम एक्ट वहाँ पे बनाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्ट है, मैडम वो जो चीजें थी वो इतिहास हो गई है। ब्रिटिशर ने जो हमारे ऊपर राज किया है वो बहुत अलग बात है। उनको क्रांतिकारियों को दबाना था, इसके लिए आर्म्स एक्ट बनाया। और डकैती एक्ट अभी भी है भाई, क्योंकि लोगों ने जमा होके कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई प्लान नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश वो बहुत अलग बात है, वो शासक थे ना, वो अलग बात है। अभी हमें बात यहाँ लेकिन ऐसी है, महिला जितना के बारे में ब्रिटिशों हम ने बोल दबाया रहे हैं। उससे ज्यादा यहाँ के मनुवादियों ने यहाँ की स्त्रियों को दबाया। बिल्कुल क्या इस बात की मनुवाद सत्यता नहीं है? मनुवाद जो मुझे लगता है बिल्कुल सही मैडम, बात है। इस चैनल पे हम मनुवाद के जो मनुस्मृति है उस पे फिर एक बार हम डिबेट रखेंगे। और जो एक्चुअल मनुवाद है, जो एक्चुअल मनु ने बताया है स्त्रियों के बारे में, स्त्रियां संपत्ति की अधिकारी है, ये सब जो बातें हैं, ये बातें हम फिर से ये डिबेट में लाना चाहेंगे। तो हम उसके ऊपर अलग विषय हम रख सकते हैं, चलेगा, लेकिन बिल्कुल। अभी यहाँ जो विषय है वो विषय पे हम यहाँ एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद फिर एक बार हम बात करेंगे। वैसे बता दूं कि मनुस्मृति में अगर स्त्रियों को इतना महत्व दिया होता तो उसे 25 दिसंबर 1927 को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे जलाया गया। और उसके बाद में उसी दिन को स्त्री मुक्ति दिन के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे और बढ़ेंगे। आज की आवाज में फिर एक बार स्वागत है, जहां पर विषय चल रहा है महिलाओं के साथ हो रहे सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट, ईव टीजिंग। इस प्रकार की जो वारदातें बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन, हम देखते हैं। और कई सारी ऐसी वारदातें होती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, केवल उस लड़की को पता होता है जिसके साथ हुआ, और उस लड़के को जिसने उसे घूर के देखा। तो ये चीजें होती क्यों है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक तो हमने फिलहाल बात की जो मेंटेलिटी होती है हमारी, उस पर कविता जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है क्या क्या कारण है जिस वजह से लड़कियों को घूर कर देखा जाता है? पहली बात तो सभी की नज़रें कैसी है वो हमने बात छेड़ी है यहाँ पे। इसके कारण बहुत सारे उसमें कारण होते हैं। एक वासना, दूसरा है लड़कियाँ हमारे आगे जा रही है, बहुत शिक्षित हो रही है, वो एक कारण है। और प्रतिष्ठा, उनके ऊपर जो हैरेसमेंट करने का जो प्रोसीजर होती है उसके बारे में एक प्रतिष्ठा, जातीयता, विषमता, ये सभी जो कारण है वो उसमें समाविष्ट होते हैं। और उसी वजह से सभी लड़कियां उसमें हैरेस्ट होती है, उस तकलीफें झेलती है, उस पर बलात्कार जैसा जो इशू है वो होता है। अभी एक घटना ऐसे घटी थी कि एक लड़की ने अपने अंतर्जातीय विवाह करने का प्रयास किया था, अपने पिता को बताया कि मैं ऐसे ऐसे लड़के से विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन उनका एक प्रतिष्ठा जो होती है, जातीय प्रतिष्ठा। कविता जी, घूर के क्यों देखते हैं लड़कियों को, ये प्रश्न था मेरा। किस किस वजह से देखते हैं घूर के लड़कियों को, और कौन सी लड़कियों को देखते हैं? वाघ मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है, देखो हम ईव टीजिंग जो वर्ड पहले यूज कर रहे थे, ईव टीजिंग हमारे यहाँ वर्ड नहीं है जी, लेकिन आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा शायद गूगल पे कि ये ईव टीजिंग ये जो है ये सिर्फ एशियन कंट्री में आप देखोगे, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, नेपाल, सब जगह। और हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ जनरली 1970 के आसपास, क्योंकि आप वो समझो कि वो या उसके पहले थोड़ा, क्योंकि उसके पहले ये था कि वीमेन वेर नॉट कमिंग आउट। जैसे लड़कियां स्कूल में ज़्यादा नहीं जाती थी, कॉलेज में नहीं जाती थी, या काम करने नहीं जाती थी। और हमारा कुछ ऐसे समाज है इंडिया में, हम लोग इतने डाइवर्सिफाई आए हैं, इतने अलग अलग समाज है, अलग अलग कल्चर है। कुछ कल्चर में आप देखोगे कि औरतों को घूंघट में ही देखा है, जैसे वो बड़ी हो जाती 12-13 साल के घूंघट में आ जाती है, वो कवर्ड रहती है। और ये काफी कल्चर में ये चीजें होती है। मुझे ऐसे लगता है होता है वो भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज हम छिपाते हैं, ये मेंटालिटी होती है, ह्यूमन नेचुरल एक साइकोलॉजी होती है। जो छिपाते हैं वो देखने की ज्यादा इच्छा होती है, शायद ऐसा आप देखोगे। पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा स्टेयर करते हैं या घूर के देखते हैं, लड़कियों की कंप्लेंट होती है जनरली। आप देखोगे ऐसे भी कॉलेजेस है, बहुत मॉडर्न है, लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनती है, बट वो नज़र जो अप्रिशिएट करने वाली नहीं होती है, बट वो लड़की का क्या दिख रहा है वो हिसाब से ये देखा जाता है। तो आप ये सोचो कि इसमें मुझे लगता है कि ये अपना कल्चर है, जो कल्चर दबा के रखा है बहुत सालों से। तो सवाल मैं ये करना चाहूंगी, जीन्स वाली लड़कियों को ज्यादा घूर के देखा जाता है, या स्कर्ट वालियों को, या साड़ी में जो हो उनको, या बुरखे में हो, सलवार कमीज में हो? क्या कपड़ों का कोई लेना देना होता है? कपड़ों का लेना देना नहीं लगता है,
क्योंकि देखो, आप देखोगे ना, घूंघट वाले के पास भी देखेंगे, बुरखे वाले के पास भी देखेंगे, कुछ पहना तो भी देखेंगे, नहीं पहना तो भी शहर देखेंगे। वालों के पास भी देखेंगे और गांव वालों के पास भी देखेंगे। बट एक लड़की ऐसे जगह जाती है जहाँ शॉर्ट नहीं पहने जाते, तो शायद उसको वहां ज्यादा देखेंगे, लेकिन ये देखने वाला कपड़े पे नहीं देखेगा। अगर उसको देखना है, मुझे लगता है कि आपने सालों साल आपके डीएनए में ऐसा है कि आपने घूंघट में ही लड़की देखी है, दूसरों की औरतें घूंघट में ही देखी है, अपने घर के सिवा नहीं देखी है, तो फिर वो मर्द तो देखता ही रहेगा। उसको लगेगा, क्योंकि जो देखा है नहीं, पीढ़ियों से नहीं देखा है वो चीज देखने का। इसलिए मुझे ऐसा लगता है आप जो सप्रेस करते हैं कोई चीजें ना, ये मत करो, वो मत करो। नैना जी, आपका क्या मानना है इस पर? जैसे कि मैडम ने कहा है कि जितना ज्यादा ढकोगे उतना ज्यादा लोगों की उत्सुकता बढ़ती है देखने की, और उतना ज्यादा वो घूरने लगते हैं। आपको ये सही लगता है, या फिर जो वेस्टर्न कल्चर में वैसे जो कपड़े पहन के होते हैं उनको ज्यादा घूरा जाता है? आपका क्या मानना है? मैं थोड़ा अलग आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी कि अभी जो यहाँ पे है कि जो मनोवृत्ति है, या जो मतलब स्त्री को, एक महिला को उपभोग्य वस्तु के रूप में दिखाया जा रहा है, ये जो वृत्ति है ये घातक है, ऐसा मुझे लगता है। जो कपड़े हैं, जैसा आपने बताया कि कपड़े पूरे पहनो तो भी देखा जाता है, कपड़े कैसे पहनो तो, लेकिन ये जो वृत्ति है, जो मानसिकता है कि स्त्री उपभोग्य वस्तु है, आपका क्या ये जो दिखाया जा रहा है, कौन से कपड़ों में ज्यादा गलत है, घूर के देखा जाता है? नहीं मैडम, आप महिला है और महिला होने के बावजूद आप ऐसे प्रश्न पूछती है, मुझे ये बिल्कुल ये बहुत दुर्दैव की बात है, बहुत ही दुर्दैव की बात है कि इस तरह से आप महिला में ये बोल रही है। बहुत, तो यानी महिलाओं को बोलने में लिमिटेशन। मैंने आपको क्या बताया कि जो मानसिकता पनप रही है कि स्त्री एक उपभोग्य वस्तु है, जो भी यहाँ पे है, मुझे ऐसे लगता है कि आप जिसको सिनेमा कहते हैं, सिनेमा, ये माँ में क्या दिखाया जाता है? ABCD पढ़ ली, बहुत अच्छी बातें कर ली, बहुत अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात। क्या गंदी बात करना चाहता है? ये सवाल आज स्त्री ने पूछना चाहिए। जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है ये पूछना चाहिए सरेआम। मुझे लगता है कि ये जो सिनेमा का असर बच्चों के ऊपर हो रहा है, और जिस तरह से स्टाइल में जो लड़के हैं उनको ऐसा लगता है कि स्टाइल वो करेंगे, कुछ करेंगे तो लड़कियों को अच्छा लगता है, और जो भी चोली के पीछे का ये सब जो है ना, ये सेंसर बोर्ड का दिमाग ठिकाने पे लाने की आज महिलाओं की जरूरत है। और इसके लिए विविध संगठन में महिला जो काम कर रही है, जो एडवोकेट है, शिक्षिका है, कोई भी संगठन है, संप्रदाय है, मुझे लगता है कि ये यूनिटी जो है महिलाओं की, ये मोर्चा निकालने की बात है और उस सेंसर बोर्ड का दिमाग ठिकाने पे लाने की जरूरत है। तो कोई भी स्त्री को उपभोग्य नहीं, तो वो एक भारतीय नारी है, वो सुसंस्कृत नारी है, वो राज्य करता है, इस रूप में स्त्री को बताना बहुत जरूरी है, और ये मानसिकता बदलने की आज आवश्यकता है। कविता जी, आपको पूछना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने बताया कि सिनेमा से इंस्पायर होके फिर लोग गलत कर रहे हैं, आपका क्या मानना है कि पहले सिनेमा में गलत होता है उससे देखकर गलत सीखते हैं, या जो होता है उसको देखकर वैसा सिनेमा बनाया जाता है? आज की सिनेमा में जो रियलिटी है वो दिखाई जा रही है, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने बताया जो मानसिकता बदलनी चाहिए, ये रियल बात है, और स्त्री को भोग वस्तु की तरफ उस एंगल से जो दिखाई दे रहा है, देखते हैं लोग, वो भी बहुत बुरी बात है। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिनेमा के माध्यम से ही उसमें वो बदलाव आ गया है। हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है वही सिनेमा में दिखाई दे रहा है, वही दिखाने की कोशिश की जा रही है, और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ये हमें समझना चाहिए। उसके बाहर जाकर हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, या अलग अलग हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, उनसे हम बहुत। नैना जी, आप क्या कह रही थी इस बारे में? मैं मैडम ने जो अभी बताया कि सिनेमा ऐसे मतलब रियल जो है कि समाज में घटता है, वो तो मुझे लगता है कि आप सत्यमेव जयते का अगर शो देखेंगे तो उसमें सेलिब्रिटियां बैठी हुई थी, और उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है, ये माना है कि हाँ, सिनेमा के वजह से ये सब हो रहा है। मतलब आपका मानना है कि सिनेमा में पहले दिखता है, वैसा देखकर लोग सीखते हैं। कारण है, और सिनेमा ये समाज का दर्पण है, ऐसा भी कहा जाता है। सैराट का जो ये है, नागराज मंजुळे, उन्होंने भी हर एक चैनल पे, जब भी वो ऊंची आसमान में सैराट पिक्चर था, तभी अलग अलग चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया है, वो भी आप देखिए। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो घटना सिनेमा में होती है, ये दुर्दैव की बात है कि उसे रियल देख के बच्चे लोग आपको ये भी पता होगा कि नागराज मंजुळे ने जितनी पिक्चर बनाई है, जितनी मूवीज, जितनी शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, जो समाज में घटित हुआ है देखिए मैंने आपको और सिनेमा ये समाज का दर्पण है, ये भी कहा जाता है। और सिनेमा बनाने वाले जो लोग हैं, क्या वो समाज के बाहर के हैं?
वो खुद मुझे नहीं समाज लगता। से तो ही है ना, उनकी उनकी मानसिकता जो सोच बदलने है। की जरूरत है। तो वो क्या मैंने समाज इसके के लिए बाहर आपको के हैं? बताया कि वो भी सेंसर इसी बोर्ड का देश के, दिमाग इसी टिकाने समाज पे से आए हैं। लाने की जरूरत है। खुद नागराज मंजुळे ने कहा है, और सैराट पिक्चर के बाद में ऐसी बहुत सारी घटनाएं जी। घटी है कि छोटे छोटे अल्पवयीन बच्चे जिनको प्यार की, प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती, वो भी घर से भाग गए। इनकी लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी पिक्चर कौन नहीं लेगा? देखी होगी, पिक्चर मैं के आपको एंड में पूछती हूँ कि दिखता है इसकी ना। जिम्मेदारी कौन लेगा? जो पिक्चर बच्चे उन्होंने भटक पूरी गए देखी हैं, होगी। इनकी क्या जिम्मेदारी पैसे कौन सैराट लेगा? ही एक हाँ ऐसा जी, movie टॉपिक बना हमारा है। फिलहाल हाँ। सैराट नहीं है, आप देखो, हम यहाँ पर ब्रेक मैंने लेते आपको हैं। सिर्फ पहले एक भी उदाहरण तो कई बताया, जगह उस है। मैंने आपको एक उदाहरण कई बताया। इस पर और भी ऐसे चर्चा हो कई सकती है, लेकिन यहाँ हम उस विषय को रोकना चाहेंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो नाइफ रखने के लिए भी कहा गया है, जो आईपीएस ऋषिराज जिन्होंने कल बयान दिया था, तो क्या औजार रखते आना चाहिए महिलाओं को, क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। आप कार्यक्रम देख रहे हैं आज की आवाज, जहां पर बात हो रही है महिलाओं के साथ बढ़ते हुए उत्पीड़न की, सेक्सुअल असॉल्ट की, हैरेसमेंट की। तो बात आती है कि उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो खुद इतने कैपेबल है कि अपनी रक्षा स्वयं कर सके? क्या मार्शल आर्ट्स सीख सके? और उतने मार्शल आर्ट सीखना भी ठीक है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन उनको भी करना आएगा? क्या जैसे कि हमारा देश कल रक्षाबंधन मनाने जा रहा है, तो भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक लड़की को अपनी बहन समझकर उसकी रक्षा करे, या फिर नाइफ रखना, पेपर स्प्रे रखना, ये कहाँ तक की सही बात है या कितना प्रैक्टिकल है ये चीजें, इस पर हम बात करेंगे। वाघ मैडम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि अपने साथ हमेशा नाइफ कैरी करना, पेपर स्प्रे रखना, क्या हमारी गवर्नमेंट अलाउ करेगी? देखिए, अब जब नाइफ बोलते हैं, वो नाइफ के भी कई प्रकार होते हैं। हमारे यहाँ आर्म्स एक्ट है, फिर ऐसे नाइफ लेके घूमना ये गुनाह होता है। तो आप बोलेंगे नाइफ, आपका नाइफ अगर तलवार जैसा है तो चलेगा ही नहीं, और आपका नाइफ अगर स्विस नाइफ है या पेपर नाइफ है तो उससे तो कुछ होगा भी नहीं जी। अब ये समझा कीजिए कि कौन सी लड़की कहाँ जा रही है। अगर अभी मुंबई जैसी सिटी या दिल्ली जैसी सिटी है, दिन में वो स्कूल जाती है, तो मुझे नहीं लगता है उसके लिए कुछ ज़रूरी है ऐसा या पेपर स्प्रे। लेकिन कई ऐसी घटनाएं होती है, जैसे आपने देखा है कॉल सेंटर्स में लड़कियां काम करती, बहुत लेट नाइट उनको जाना पड़ता है और ऐसी जगह से गुजरना पड़ता है कि जहां उनको शायद कोई इमीडिएट हेल्प नहीं मिले अगर ऐसे उन पे ऊपर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो कंडीशन में आई थिंक पेपर स्प्रे रखना कुछ बुरी बात तो नहीं है। और दूसरी बात मुझे ये लगती है कि लड़का हो या लड़की हो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है जीने का, लाइफ एंड लिबर्टी, और वो अधिकार हमें सबको, सब इंडियंस को है, स्पेशली लिविंग विद डिग्निटी। यस, लिविंग विद डिग्निटी एंड लाइफ एंड लिबर्टी। तो अगर मेरी जान बचाना का हक मुझे है तो मैंने वो हक अदा करना चाहिए। मैं आपको सवाल करना चाहूंगी, अगर नाइफ रखना सपोज अलाउ कर भी दिया, तो जब हम मॉल्स में जाते हैं वहां चेकिंग होती है, वहां अलाउ नहीं होता, फ्लाइट्स पे अलाउ नहीं होता, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं मंत्रालय में जा रहे हैं, वहां हम कैरी नहीं कर सकते, तो क्या यहाँ पर उन्हें कोई घूर के नहीं देखेगा, कोई उनसे बुरी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा? देखिए, घूर के देखने से तो आप किसी को जान से नहीं मारोगे या चाकू से नहीं मारोगे। ये हर सर्कमस्टेंसेस में कैसे होता है उस पे ऊपर डिपेंड है। अब कोई लड़की के ऊपर 4-5 लोग रेप का ट्राई कर रहे हैं तो उसको अधिकार है। आपको पता होगा ये कि प्राइवेट डिफेंस हमें है, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 100 जो है, हर व्यक्ति को अपना खुद का रक्षा करने का अधिकार है। जैसे तुम्हें कोई जान से मार रहा है या कोई रेप कर रहा है लड़कियों पे या दूसरों पे भी, अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जान, डिग्निटी बचाने का अधिकार हमें दिया है अपने कायदों में। नैना जी, आपको क्या लगता है, क्या नाइफ छोटी बड़ी जो भी है, जो गवर्नमेंट सही समझे, क्या अलाउ करना चाहिए अपने साथ नाइफ कैरी करना? मैडम ने जैसे बताया कि जो इंडियन पिनल कोड है 99 से लेके 105 तक, तो वो अपनी सुरक्षा का अधिकार हमें देता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक माँ होने के नाते या एक जिम्मेदार महिला होने के नाते या प्रतिनिधि सनातन संस्था के होने के नाते मैं एक बात करना चाहूँगी कि जो भी आप शस्त्र आपके पास रखें, लेकिन वो शस्त्र चलाने
कि दुर्बलता अगर आप में हो तो आप शस्त्र होकर भी नहीं चला सकती। तो ये जो मनोधैर्य है ये हम में लाना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जो टेक्निक है, एक रक्षाबंधन का सवाल उठाया था, नहीं एक ही रक्षाबंधन कल्चर से रिलेटेड है, एक मिनट, कितने भाइयों ने अब तक अपनी बहनों को इस तरह से प्रोटेक्ट किया है, रेप से बचाया है। ये जो कल्चर हम निभाते हैं, पूरा देश मनाता है रक्षाबंधन बड़े अच्छे से, लेकिन क्या भाई भी सक्षम है अपनी बहनों को सेफ रखने के लिए? हाँ, इसका मैं जवाब देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा जो है अपना कि वहाँ पे जो है कि जो टेक्निक है, मतलब महिला को कोई मार्शल आर्ट सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो टेक्निक है कि अगर पुरुष हमारे पास आता है या कुछ करता है, जैसे आपने पहले भी सवाल पूछा कि गली में अगर कोई लड़की को फंसाता है या 3-4 जन आते हैं तो क्या होता है, तो जो टेक्निक है वो टेक्निक मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति समिति रणरागिणी जो शाखा है ये फ्री ट्रेनिंग देती है, तो आप वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं कि किस तरह से उसको मरोड़ा जा सकता है, किस तरह से उसको किक हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरह के जो टेक्निक है, जरूरत नहीं, ऐसा क्यों? मार्शल आर्ट देखिए, मार्शल अभी जो महिलाएं हैं वो घड़ी के कांटे पे चलने वाली है, उनके पास उतना समय नहीं है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कराटे नहीं सीखना चाहिए, कराटे सीखिए आप, कराटे सीखिए, लेकिन टेक्निक जो है ये टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है। तो मार्शल आर्ट्स टेक्निक पुरुषों के किस अवयव पे अगर आप अटैक करोगे, जाती है ना, पुरुषों मार्शल आर्ट्स भी वही है, वो क्या टेक्निक पे डिपेंडेंट नहीं है? नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकती ना कि मार्शल आर्ट सीखनी नहीं चाहिए। मैंने ऐसे नहीं बताया कि सीखनी नहीं चाहिए, मैंने क्या बताया कि टेक्निक का जरूरत है ना। फिर मैं वही बोल रही हूँ कि आपको उसके लिए ब्लैक बेल्ट मिलना चाहिए, वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन इतना धक्का धक्की का है कि सुबह जाके रात तक आप कंटिन्यूस काम करती है, तो इस समय जो बेसिक टेक्निक है, ये टेक्निक अगर आप सीखते हैं तो भी आप आपका खुद का बचाव कर सकती है। इसके ऊपर मुझे ध्यान देना था। ओके, फिलहाल वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया है, हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन अंत में सवाल यही रहता है कि किसकी जिम्मेदारी है महिलाओं की सिक्योरिटी? क्या उन्हें खुद सक्षम बनना चाहिए तो उसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए, और ये 14 सेकेंड्स घूरने के बाद क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? क्या अगर ये लॉ होता भी तो कितने केसेस रजिस्टर हो जाएंगे ऐसे कि 14 सेकंड इस व्यक्ति ने मुझे घूरा था, अगर सामने वाले ने कह दिया तो मैंने खाली 13 सेकंड या 13.5 सेकंड ही देखा था, तो क्या होगा इसका? अब फिलहाल तो हम इस बारे में कुछ बता नहीं सकते, लेकिन एक ही बात अंत में कह सकते हैं कि महिलाओं को सक्षम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटली फिजिकली दोनों भी स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और इसी संदेश के साथ हम यहीं अब रुकने वाले हैं। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।